एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द इंटरव्यू के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो पूरे चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे आज इस वीडियो से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। तो चुन चुन के क्वेश्चन निकाले मैंने एक लाइन में से आपके शॉर्ट वाले। तो कुछ कुछ सोसाइटीज के अंदर फोटोग्राफ खींचने को लेकर क्या बिलीव्स हैं जो इस चैप्टर से हमें पता चली है। तो सम प्रिमिटिव कल्चर कंसिडर टेकिंग अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट इज लाइक स्टीलिंग द पर्सन सोल एंड डिमिनिशिंग हिम। कि पुराने जमाने की किसी कल्चर्स में ऐसा कहा जाता था किसी की तस्वीर बनाना मतलब है कि तुम उसकी आत्मा खींच रहे हो और उसको नीचा दिखा रहे हो, उसको कहीं ना कहीं डिमिनिश कर रहे हो उसको। ठीक है। हाउ डज इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच एंड डू सो मेनी थिंग्स। तो उम्बर्टो एको, ठीक है इको बोल दिया मैंने, तो उम्बर्टो एको जो है उन्हें कैसे, भैया हमें तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता स्कूल के साथ में ट्यूशन के साथ में, इन्हें भैया स्कूल में ये पढ़ाते भी थे, बुक्स भी लिखते थे, उसके साथ में ये नॉवल लिखने का भी काम कर लेते हैं। तो वो सब कैसे इतना टाइम भी मैनेज कर पाते थे। तो टू फैक्टर एक्सप्लेन हाउ Echo was about to write so much, ठीक है, was able to write so much। एक दो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो लिख पाते थे। अकॉर्डिंग टू Echo द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। तो वो कहते हैं हम सबकी लाइफ में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती है, दैट ही कॉल्स एज इंटरस्टाइसेस, जिसको वो कहते हैं इंटरस्टाइसेस। Echo did most of his writing during these free intervals, ठीक है। तो इन्हीं फ्री इंटरवल्स में वो अपना सारा लिखने का काम करते थे। What do you infer from the expression thumbprints on his windpipe? तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या, thumbprints on windpipe, windpipe यानी कि जिससे हम सांस लेने की जो हमारी नली है उस पर अंगूठे के छापे हो गए, निशान हो गया। What's the meaning of this अजीब सा सेंटेंस फ्रेज। तो सॉल बेलो वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप। तो सॉल बेलो ने कहा था, ये आपको याद रखना है, ये याद नहीं रखोगे लिखोगे नहीं नंबर नहीं मिलेंगे। सॉल बेलो ने कहा था कि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है किसी ने उनको थंबप्रिंट्स कर दिया विंड पाइप पे, मतलब उन्हें चोक कर दिया, उन्हें सांस नहीं होती, उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। इट मीन्स ही ट्रीटेड इंटरव्यूज एज पेनफुल एक्सपीरियंस, मतलब उनके लिए इंटरव्यू पेनफुल होता है, एज समथिंग दैट कॉट हिम बाय हिज विंड पाइप, squeezed him and left indelible thumbprints on that. It also meant that when the interviewer forces personal detail from his interviewee, it becomes undesirable and cruel. He felt choked. तो ऐसा डिटेल में लिखना, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उसको ऐसा चोक महसूस होता है। ठीक है। Describe the uniqueness in Eco's academic writing style। तो उम्बर्टो एको का एकेडमिक जो राइटिंग स्टाइल था उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी आपको ये बतानी है। तो Echo's academic writing style was quite different and unique, काफी different और unique होता था। His non-fictional writing, scholarly work had a certain playful and personal quality about them। तो जो उनका non-fictional work होता है, जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ते हो जिसमें स्टोरी हो, you read a book, कोई नॉवल आप पढ़े हो उसमें लड़का है लड़की है मिले हैं और फिर देन दे गेट एंगेज देन दे गेट मैरिड, ठीक है, उनकी पूरी लव स्टोरी आप पढ़े हो, कोई क्राइम शो पर क्राइम के बेसिस पे आप नॉवल पढ़े हो, कोई डिटेक्टिव वाली पढ़े हो, मिस्ट्री वाली पढ़े हो, तो एक प्लॉट चल रहा होता है, इंटरेस्ट बन जाता है स्टोरी में। वहीं पे जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं यार डेफिनेशंस और जो है फैक्ट्स एंड नंबर्स देख देख के हम काफी ना थोड़ा बोर हो जाते हैं। और वही आप बुक पढ़े हो नॉवल पढ़े हो तो इंटरेस्ट से पढ़ लेते हो, पढ़ाई वाली किताब हो तो भैया बहुत ही वो दिक्कत होती है कई लोगों को। बट जो हमारे उम्बर्टो एको थे उनका राइटिंग स्टाइल ऐसा था क्योंकि ही वाज अ टीचर फर्स्ट। तो जब ये अपने प्रोफेसर बीइंग अ प्रोफेसर जो भी ये पढ़ाई की भी एकेडमिक वर्क भी लिखते थे तो उसको भी एक ऐसे स्टाइल में लिखते थे कि स्टूडेंट पढ़ के बोर ना हो। ठीक है। इट वॉज मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। ठीक है। तो वो इट वॉज अ मार्क डिपार्चर मतलब बिल्कुल रेगुलर राइटिंग स्टाइल जैसा उनका नहीं था लिखने का तरीका। विद जनरली इज इनवेरिएबली डिसपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक है कई बार बोरिंग लगती है। द नरेटिव एस्पेक्ट ऑफ हिज स्कॉलरी वर्क मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। तो वो नरेटिव में लिखते थे। Next question. Umberto Eco does many things but says, I am always doing the same thing, but that is more difficult to explain. What does he mean? तो जब मुगन मनमाना उन्हें कहते हैं कि आप एक समय पे इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, तो वो कहते हैं मैं तो हमेशा सेम काम ही कर रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या था आपको बताना है। तो उम्बर्टो एक्सप्लेन दैट while he appears to do many different things like writing novels, essays and newspaper article, his main focus is always on his philosophical interest। तो वो कहते हैं कि देखो मेरे को फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट है, तो चाहे जब मैं अपना कोई
एकेडमिक राइटिंग करूँ, चाहे मैं कोई आर्टिकल लिखूँ या मैं न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट लिखूँ, जब भी मैं कुछ लिखने बैठता हूँ तो मैं अपना वही फिलोसफिकल इंटरेस्ट उसमें उतार देता हूँ। तो मेरे लिए यही है कि मैं सेम काम ही कर रहा हूँ, चाहे वो मैं अब कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक में लिख दूँ, चाहे वो आर्टिकल के लिए लिख दूँ रीडर्स के लिए, या फिर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट बना के लिख दूँ। हिज थिंकिंग इन्फ्लुएंस ऑल हिज वर्क, वेदर इट्स फिक्शन और नॉन फिक्शन। तो वो चाहे फिक्शन लिखे नॉन फिक्शन लिख ले, उनकी जो सोच है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। सो इवन दो हिज राइटिंग कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, तो वो अलग अलग चीज पे जो है लिखते हैं, हिज डीपर इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम। अंडरनेथ उनका यही मतलब होता है यार मैं लोगों को फिलोसफी समझाऊं लाइफ की। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। तो कुछ लोग जो इंटरव्यू को पॉजिटिव मानते हैं, तो आप पॉजिटिव व्यूज बताओ इंटरव्यू पे। तो द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू आर दैट इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये कम्युनिकेशन का मीडियम है। अगर हमारे को कोई लोग हों जिन्हें हम पसंद करते हो, हम इंस्पिरेशन लेते हो, तो हम डायरेक्टली उन्हें कॉल लगा के तो बात नहीं कर सकते, वी डोंट नो देम। बट हाँ, हम अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं इंटरव्यूअर्स के पास में, कोई ऐसे जर्नलिस्ट के पास में जो जब उनका इंटरव्यू लेगा तो हमारे क्वेश्चन उन तक पहुंचा देगा। सो एक कम्युनिकेशन का जरिया है, एक इंफॉर्मेशन निकलवाने का साधन है। सम इवन लुक एट इट एज एन आर्ट, एक आर्ट भी है इंटरव्यू लेना। दीज डेज वी नो अबाउट द सेलिब्रिटीज एंड अदर through their interviews only. Okay. Despite the drawback, the interview is a supremely serviceable medium of communication. Explain. तो इंटरव्यू के ड्रॉबैक तो हैं, बट ये काफी एक अच्छा कम्युनिकेशन का जरिया है। इस बात पे आप एक्सप्लेन करो इसको। तो ऑल्दो इंटरव्यू कैन समटाइम्स फील लाइक एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी फॉर द इंटरव्यूई। तो ऐसा कई बार होता है कि जो इंटरव्यूई होता है, यानी कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, उसका प्राइवेसी इन्वेड होती है इंटरव्यू के दौरान, कि कोई पर्सनल सवाल पूछ ले। दे आर स्टिल एक्सट्रीमली यूजफुल, बट इसका मतलब ये नहीं हम इंटरव्यू लेना बंद करते, वो बहुत यूजफुल है। दे अलाउ रीडर टू गेन इनसाइट इनटू थॉट्स, वर्क एंड लाइव्स ऑफ वेल नोन पर्सनैलिटीज। तो इसके थ्रू हम जो वेल नोन पर्सनैलिटीज है, जिन्होंने सक्सेस हासिल करी अपनी लाइफ में, हम उनसे सीख सकते हैं। इंटरव्यूज प्रोवाइड अ वे फॉर द पब्लिक टू लीन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, learn directly from the source, making them a very effective communication tool. Okay, अगला क्वेश्चन, did Umberto Eco consider himself a novelist first or academic scholar? तो Umberto Eco की नॉवल बहुत चल गई थी, तो वो खुद को नॉवलिस्ट मानते हैं या पढ़ाई वाला टीचर, एकेडमिक स्कॉलर ज्यादा मानते हैं? तो उम्बर्टो एको आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। वो कहते हैं नहीं, मैंने नॉवल लिखी है, मैं बहुत फेमस हुई नॉवल, बट ऐसा नहीं है कि मैं खुद को नॉवलिस्ट पहले कहूंगा। नो, पहले मैं एक एकेडमिक प्रोफेसर हूँ, अ प्रोफेसर हु अटेंडेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज रादर देन मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स। कह रहे वो मैं बुक कवर पेन क्लब्स की मीटिंग में नहीं जाता हूँ, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ। इनफैक्ट ही वॉज क्वाइट अनहैप्पी दैट पीपल रेफर टू हिम एज अ नॉवलिस्ट, और उन्हें अच्छा नहीं लगता है जब लोग उन्हें एज अ नॉवलिस्ट बुलाते, बिकॉज ही इज अ एकेडमिक स्कॉलर। ठीक है, चलो। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड? क्यों जो है बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, तो ऐसा क्यों है ये बताओ। तो मेनी सेलिब्रिटी राइटर्स डोंट एंजॉय इंटरव्यू बिकॉज दे सीम देम एज एन इन्वेजन ऑफ द पर्सनल स्पेस एंड प्राइवेसी। तो उन्हें लगता है इंटरव्यू के थ्रू उनकी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी में दखल अंदाजी हो रही है। दे फील दैट इंटरव्यूज force them to share part of their lives they would rather keep private. इंटरव्यू में उन्हें अपनी प्राइवेट बातें बतानी पड़ती है। Some also find the process stressful or uncomfortable, which is why they often try to avoid it. Okay. Next question. Some celebrities hate interviews. Do you think this is justified? Why or why not? तो आपको बताना है कि कुछ, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा, राइटर्स को इंटरव्यू पसंद नहीं है, तो क्या आप इसको सपोर्ट करते हो या नहीं? तो मेनी फेमस पीपल लाइक रुडियार्ड किपलिंग, हमने इसमें पढ़ा, वीएस नायपॉल डिसलाइक इंटरव्यू बिकॉज दे फील इट्स एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी। ये हमने चैप्टर में पढ़ा। दे थिंक इट वेस्ट देयर टाइम, उन्हें लगता है ये उनका टाइम वेस्ट करता है। विच कुड बी यूज फॉर मोर क्रिएटिव वर्क, जिसमें वो कुछ और क्रिएटिव काम कर सकते हैं। हाउएवर इंटरव्यूज also give fan insight into their favorite celebrities life. वहीं पर इंटरव्यू हम फैंस को हमारे जो सेलिब्रिटीज है उनसे कनेक्ट करने का एक और अच्छा मौका देते हैं। while it can feel intrusive, इंट्रूसिव मतलब दखल अंदाजी करने वाला लगता है, इंटरव्यू help make celebrities popular and successful by connecting them with the public. बट यही वो इंटरव्यूज है जब जो एक सेलिब्रिटी को और फेमस बना सकते हो, उसको और सपोर्ट दिलवा सकते हो उसकी पब्लिक से कनेक्ट करके। सो इट्स ए नेसेसरी पार्ट ऑफ फेम। तो ये भाई मशहूरी, शोहरत, इज्जत आपको मिली है तो ये तो मिलेगा ही साथ में, आपको इसे नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक उम्बर्टो एको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? गिव रीजन। तो तुम्हें क्या लगता है उम्बर्टो एको को इंटरव्यू देते हुए अच्छा लगा या बुरा लगा? तो यस, इट सीम्स दैट उम्बर्टो एको डज नॉट माइंड बीइंग इंटरव्यू। उम्बर्टो एको को तो कोई दिक्कत नहीं होती इंटरव्यू देते हुए, अनलाइक मेनी अदर सेलिब्रिटीज हु फाइंड इंटरव्यू स्ट्रेसफुल। बाकी सेलिब्रिटीज की जगह जिन्हें ये स्ट्रेसफुल लगता है। इको आंसर्स एवरी क्वेश्चन विद ईज एंड डजंट क्रिटिसाइज द प्रोसेस। और तो वो हर क्वेश्चन को इतने अच्छे से आंसर कर रहे थे।
He handles the interview calmly and his thoughtful responses suggest he is comfortable with it. तो जैसे इन्होंने सवाल जो के जवाब दिए ना, तो लग रहा है कि हाँ वो तो कंफर्टेबल है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डू यू लर्न अबाउट उम्बर्टो एको एज अ स्कॉलर एंड राइटर फ्रॉम द इंटरव्यू। तो आप उम्बर्टो एको के बारे में क्या समझा आपने ये चैप्टर पढ़ के। तो उम्बर्टो एको वाज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना एंड वेल नोन नॉवेलिस्ट थे। He shared his success secret through interviews and didn't mind being interviewed। ठीक है। Eco preferred being seen as a scholar, not just a novelist। वो खुद को as a scholar ज्यादा शो करना चाहते हैं, not just as a novelist। He wrote many academic and fictional work and used his time efficiently, writing during short breaks। ठीक है। He specialized in semiotics and didn't let the fame get to his head and humbly admitted that his novel The Name of the Rose became hit by a chance। तो वो ना सिमियोटिक्स यानी कि जो साइंस होते हैं उन पर ज्यादा वर्क करते हैं, और उन्होंने खुद भी एडमिट करा कि ऐसे मशहूरी को सर पे नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने खुद एडमिट करा कि मेरी जो ये नॉवल इतनी फेमस हो गई बाय चांस हुआ है, ऐसा कुछ था नहीं कि भाई मैंने कुछ बहुत अलग सा कर दिया हो। ठीक है। डिस्पाइट हिज फेम ही रिमेन डाउन टू अर्थ, और काफी डाउन टू अर्थ रहते हैं ये अंकल। ठीक है। व्हाई वाज द नॉवल द नेम ऑफ द रोज सो सक्सेसफुल। तो द नेम ऑफ द रोज जो उम्बर्टो एको की नॉवल है वो इतनी फेमस क्यों हुई। तो द नेम ऑफ द रोज बिकम ह्यूजली सक्सेसफुल बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट अ डिटेक्टिव स्टोरी। वो कोई डिटेक्टिव स्टोरी नहीं थी सिंपल सी। ऑल्सो टच्ड ऑन डीपर सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। बट डिटेक्टिव स्टोरी होने के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात थी, मीनिंगफुल इसके अंदर फिलोसफिकल आइडियाज थे, मेडिवल हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन था, थियोलॉजी का था। तो काफी सारे रीडर्स का इंटरेस्ट इसमें बना। अकॉर्डिंग टू उम्बर्टो एको द टाइमिंग ऑफ नॉवेल्स रिलीज प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स सक्सेस। और वो कहते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे मेरी नॉवल पब्लिश हुई उसलिए फेमस हुई, क्या पता आज होती तो ना होती। इट केम आउट व्हेन रीडर्स वर रेडी फॉर बुक दैट कंबाइंड मिस्ट्री विद इंटेलेक्चुअल थीम। कह रहे वो उस समय पे आई जब रीडर्स थोड़े समझदार थे सोसाइटी के अंदर, जो डिटेक्टिव नॉवल में थोड़े डीपर इश्यूज को भी पढ़ना चाहते थे। ये नहीं कि उन्हें बस ये चाहिए डिटेक्टिव नॉवल में डिटेक्टिव गया, एक जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई उसने उसको सॉल्व कर दिया, दिस दैट खत्म। नहीं, एक जैसे आजकल होते जा रहा है लोग जो है काफी लोगों को आपने देखा होगा कुछ मुश्किल चीज आए तो नहीं पढ़ना पसंद करेंगे। तो उस ये कह रहे हैं मैंने जिस टाइम में नॉवल लिखी तो सोसाइटी में लोग ऐसे थे जो डिफिकल्ट या आप कहो कि और डीपर इश्यूज को पढ़ने के लिए तैयार थे। Why did the American publisher think The Name of the Rose wouldn't sell well in America? तो अमेरिकन पब्लिशर को क्यों लगता है कि ये तो ना बिकती भैया हमारे कंट्री के अंदर। तो द अमेरिकन पब्लिशर वाज इनिशियली डाउटफुल अबाउट द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज इन द यूएस बिकॉज इट डेल्ट विद मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि इसमें मेडिवल हिस्ट्री की बात हो रही है, अ सब्जेक्ट दैट मेनी अमेरिकन्स वर अनफेमिलियर विद, जिसके बारे में बहुत अमेरिकन को इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी। दे थॉट रीडर्स इन अमेरिका वुडंट बी इंटरेस्टेड इन अ बुक अबाउट कैथीड्रल्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स फ्रॉम यूरोप्स पास्ट। तो मेडिवल हिस्ट्री में तो यूरोप का पास बता रहा है, अमेरिकन को क्या इंटरेस्ट होगा उसके अंदर, तो उन्हें ये लगता है which they believe might limit the novel's appeal, but ऐसा नहीं होता। Next question, interviews had become an integral part of journalism and several celebrities have been interviewed over the year. In spite of that, many despise being interviewed elucidate। तो ये जो आपका पार्ट 1 है पूरा का पूरा, उसके ऊपर मैंने पूरा एक आंसर फ्रेम कर दिया है, यानी कि ये जो आपका इंटरव्यू वाला चैप्टर का पार्ट 1 है उसका एक लॉन्ग आंसर है जिससे पूरे एक चैप्टर का समराइज वर्जन आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू आर नाउ कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म यूज्ड टू गैदर डायरेक्ट इनसाइट्स फ्रॉम पब्लिक फिगर। ओवर द ईयर मेनी सेलिब्रिटीज हैव फेस्ड इंटरव्यूज बट देयर ओपिनियंस अबाउट प्रैक्टिस वेरी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। सम रिगार्ड इंटरव्यू एज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इवन कंसिडर इट एज आर्ट। However, numerous celebrities strongly oppose the idea of being interviewed. Many famous personalities view interview as an unwelcome intrusion into their personal lives. जैसे V.S. Naipaul described interviews as something that could deeply wound a person. Lewis Carroll found them horrifying. Rudyard Kipling had an even stronger reaction, labeling interviews as moral, vile, and akin to crime. H.G. Wells felt that interviews were an ordeal to endure, and Saul Bellow likened the experience to having thumbprints on his windpipe, suggesting a suffocating effect. In essence, while interviews play an important role in journalism by providing insights into lives and thoughts of well-known figures, their drawbacks such as invading privacy and creating discomfort have led many celebrities to develop deeper aversion of them. तो इसका ना ये मिडल वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैंने जिन को पसंद नहीं है ना इंटरव्यू उनका लिख दिया और उन्हें क्यों पसंद नहीं है वो भी गिवन है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाकी पूरे नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे तो मिल ही जाएंगे
एंड तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और इंस्टाग्राम आईडी जाके चेक करो, सारे नोट्स अपलोड कर दिए मैंने इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के, सो कैन गो एंड चेक आउट द स्टडी मटेरियल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।